नमस्कार ऋषि जी। क्या शुरू किया जाए? ऋषि जी, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या शुरू कर दिया जाए? मुझे लगता है 7 बज चुके हैं। थोड़ा ज़्यादा समय भी हो चुका है, अपनी बात को शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पवन चौहान हिमाचल प्रदेश से आज आपके बीच में हूँ। आज मुझे एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत विषय दिया गया है जिस पर बात करनी है। यह एक जिम्मेवारी की तरह है और इसके लिए मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने बचपन और बाल साहित्य श्रृंखला के तहत मुझे इसमें अपनी बात कहने का के लिए कहा। बहुत शुक्रिया ऋषि जी। ऋषि जी के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो ऋषि जी बाल साहित्य के प्रति जिस डेडिकेशन के साथ जुड़े हैं वह सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। हम इनके प्रोग्राम बराबर देखते आ रहे हैं, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, लेकिन इन्होंने सभी को बाल साहित्य के साथ जोड़ कर रखा है। यह सच में ही तारीफ़ की बात है। और अब इस नई श्रृंखला में बचपन और बाल साहित्य, इस एक नई श्रृंखला में बचपन और बाल साहित्य के पर बात करने के लिए जिस तरह से नए विषय बाल साहित्य पे हर जो वर्तमान दौर से बाल साहित्य गुजर रहा है उस बात को लेकर, या पूर्व समय से बाल साहित्य किस दौर से किन समय अंतराल में किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरा, इन पर बात सुनने को मिली। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार पहले अपना वक्तव्य दे चुके हैं। बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुनकर, शानदार, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहें तो मैं सोचता हूँ बाल साहित्य का जो प्रचार प्रसार है वो स्वतः ही होता जाता है। लेकिन उसके लिए इस तरह से डेडिकेटेड पर्सन जैसे ऋषि जी बाल साहित्य के प्रति समर्पित हैं, होने चाहिए। सीधे विषय पर आते हैं। काफ़ी साथी पहुंच चुके हैं। मैं नाम न लेते हुए सबका स्वागत करता हूं। तो मुझे हिंदी है जिंदगी के अंतर्गत बचपन और बाल साहित्य इस विषय पर अपनी बात कहने के लिए कहा गया है। अपनी बात रख रहा हूं। बचपन
बचपन से शुरू करते हैं। बचपन, बाल साहित्य पे उसके बाद आएंगे। बचपन एक वो शब्द है, मैं कहूँ बचपन एक वो शब्द है जिसे सुनते ही व्यक्ति अपने उस अनोखे संसार में पहुंच जाता है जहाँ खूब सारी मस्ती है, अटखेलियाँ हैं, कई कल्पनाएं हैं, हंसी मजाक है, रूठना मनाना है, मासूमियत है और भी बहुत सारा मनोरंजन है। ये शब्द जिसको हम बचपन कह रहे हैं, जीवन काल का सबसे सुनहरा पन्ना है जिसे हर व्यक्ति, वो चाहे अपने किसी भी उम्र के मोड़ पे हो, बाल साहित्य को बार बार हर बार जीना चाहता है। अब क्या इस बचपन में है? जिसने जब भी बचपन की बात की, कोई भी व्यक्ति आप देखें, जिसने भी बचपन के किस्से को शुरू किया, वो चाहे बुजुर्ग है, चाहे अधेड़ उम्र का है, चाहे नौजवान है, बचपन की जब भी बात चलती है तो उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। क्या रौनक उसके चेहरे पे आ जाती है, आंखों में एक अलग ही जो चमक है वो दिखती है। अगर संक्षेप में कहूँ तो बाल साहित्य जो है वो कठोरता को नरमी में बदल देता है। बाल साहित्य नहीं, बचपन, बाल साहित्य का भी यही काम है, लेकिन बचपन का जो हमारी जीवन काल का जो सुनहरा पन्ना है, वो किसी भी व्यक्ति को ऐसी रौनक में ले जाता है, वो चाहे कितनी भी परेशानियां उसके दिमाग में चल रही हों, लेकिन जब अपनी समय की, जब वो कड़ियों को बचपन से जोड़ता हुआ निकलता है आगे, तो जब बचपन पे टिकता है तो उसके चेहरे की रौनक देखने लायक होती है। बचपन में वो कशिश है जिसको हम सब जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से काफ़ी आगे निकल आए हैं। अब मैं अगर बचपन की एक किस्सा सुनाऊं तो बड़े मज़ेदार किस्से होते थे। हमारे समय की बात है, क्योंकि 78 में मेरा जन्म है, तो उस वक्त की जो सुविधाएं थी, बहुत टोटा होता था सुविधाओं का, सुविधाएं नहीं होती थी। बचपन की बात हो रही है, तो उन अभावों में बच्चों का बचपन क्या था। एक किस्सा, होली का जब दिन समय आता था, पता चल जाता था कि होली का समय आ रहा है, तो क्या करते थे, हमारे पास 2 स्याहियाँ होती थी, एक नीली और एक काली, दवातों में भरी हुई। काली स्याही से हम पट्टियों पे लिखते थे और नीली स्याही पे होल्डर से, या जो बांस की कलम है, नल की जो कलम है, उससे कॉपी पर लिखते थे। पैसे की बहुत दिक्कत होती थी, तो क्या किया जाता था कि सबकी प्लानिंग होती थी गांव के बच्चों की, कि हम अपनी स्याही में से थोड़ी थोड़ी स्याही जो है वो किसी हल्की सी बोतल में डाल देंगे बचाकर, और उस बोतल को भरकर फिर उसको होली में यूज़ करेंगे। ये तो रही एक बात। अगर स्याही नहीं मिलती थी तो क्या था दूसरा इसका अल्टरनेट, तवे की स्याही, तवे की जो कालिक है। पहले क्या था, उस तरह गैस नहीं थी, इंडक्शन नहीं थे, या दूसरी तमाम सुविधाएं नहीं थी, तो उस वक्त चूल्हे पे ही सारा खाना बनता था। तो चूल्हे पे जब तवा रखा जाता था तो उसके नीचे कालिक चिपक जाया करती थी, तो उस तवे की स्याही को, कालिक को निकाल कर अलग से होली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर वो भी ना मिले
कोई बड़े भाई ने बहन ने पहले ही उसको निकाल लिया हो तो एक और अल्टरनेट हमारे पास बचता था। वो क्या था, ये क्योंकि बचपन की जो हम अब बड़े हैं तो हमें पता है कि कौन कितना नुकसानदायक है, किसको यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बच्चों की बात बता रहा हूँ। तो तीसरा जो तरीका होता था वो होता था गेहूं की बालियां। आज तो इतने सारे रसायन हैं हमारे पास, तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उन रसायनों के छिड़काव से फसल बर्बाद नहीं होती, उसको कोई बीमारी नहीं लगती है, लेकिन उस तरह से नहीं। लेकिन पहले क्या करता था कि पहले हर साल आपको गेहूं के खेतों में बालियां खराब हुई पड़ी मिलेंगी। बहुत सारे खेत, क्योंकि गांव की बात सुना रहा हूँ, खेत पूरे गेहूं से लहलहा रहे होते थे, तो उनके बीच में या जब गेहूं को बीमारी लगती थी, वो हर साल का सिलसिला था, वो खराब फसल होती ही थी, क्योंकि उस तरह की हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। तो उन गेहूं की काली हुई बालियों को हम वहाँ से पाउडर निकालते थे, काला पाउडर होता था। वो भी काफ़ी समय पहले से इकट्ठा करना शुरू कर देते थे आसपास के खेतों में जाकर। 3 तरह के तरीके ज़्यादातर इस्तेमाल में होते थे। जिसको ये नहीं मिली, ना स्याही, ना तवे की कालिख उसके हिस्से में नहीं आई, ना ही गेहूं की बालियां उसके हिस्से में ना बची, तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी से होली खेलता था, ठंडा पानी फेंकना होता था। तो उसमें बच्चा ये नहीं सोचता था कि उस तवे की कालिख या उस स्याही से या उस गेहूं की बाली से कितना नुकसान दूसरे को होगा। वो अपना मनोरंजन करता था, और दूसरा बच्चा जो था वो भी बुरा नहीं मानता था, लेकिन इसका नुकसान होता था, वो हर साल होता था। तो उसको वैसलीन लगा के या घी लगा के या उसको बच्चे, क्योंकि स्किन उसकी फट जाती थी, तो उससे क्या होता था कि उसका चेहरा, स्किन जो थी खराब हो जाती थी, तो उसको फिर घी मल के या फिर दूसरी जो चीज़ें थी, तेल वगैरह लगा के, या वैसलीन भी होती थी उस वक्त, उसको लगा के काम चल जाता था। और कई दिनों तक इस होली के जो बातें थी वो चलती रहती थी। क्या बचपन था वो उसमें का। अब का बचपन उस बचपन से थोड़ा अलग है। आज हम विज्ञान की दुनिया में हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग में हैं। आज इन चीज़ों के पास जाना भी कोई नहीं चाहेगा। उसको पता भी है कि उसकी कमियां क्या है, बच्चे को पता है। बच्चा कुछ चीज़ ना उसको पता चले तो वो गूगल में ढूंढता है, बात करता है। बच्चा बड़ा सियाना है, क्योंकि हम बचपन की बात को कर रहे हैं। तो बचपन के साथ बाल साहित्य जुड़ा है। बाल साहित्य, बचपन की बात हो रही है और बाल साहित्य का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब हम बाल साहित्य पे आते हैं। बीच बीच में और किस्से भी चलते रहेंगे। हम जानते हैं कि बाल साहित्य वो साहित्य है जो बच्चों को केंद्र में रखकर या जो बच्चों के लिए लिखा जाता है। सही बात है कि बच्चों के लिए लिखा जाता है, लेकिन अगर इसको पूरे ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें तो जो बच्चा है, बाल साहित्य है, बाल साहित्य सिर्फ बच्चों की ही पसंद की का लेखन नहीं, साहित्य नहीं है। बड़े भी उसे उतने ही चाव से पढ़ते हैं। हमने देखा है, आप सबको भी पता है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मैं स्कूल अपनी बाल साहित्य की पत्रिकाएं लेके जाता था, अभी भी जाता हूँ, अभी लॉकडाउन है तो नहीं, तो जब भी लेके जाता था तो अध्यापक जो थे वो पहले उनको पढ़ते थे कि हमें भी दो, हमें भी दो। फिर
बच्चों से दोबारा लेके वो उन कहानियों कविताओं को या उस मैगज़ीन को पढ़ते हैं। ये सभी की इंटरेस्ट की बात है, अध्यापकों की बात नहीं, लेकिन हर बड़ा भी बच्चे के साहित्य को बड़ी तन्मयता के साथ, रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ बड़ा मन लगा के पढ़ता है। तो इससे बाल साहित्य के जो सृजनकर्ता हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम तो अभी सीख रहे हैं बच्चों के बीच जा जाकर, जो सृजन करता है बाल साहित्य के, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार सुनते हैं कि इसको दोयम दर्जे का माना जाता है। ठीक है, मानते होंगे, मानते रहें, लेकिन हमें अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि हम जो आधार तैयार कर रहे हैं वो आधार बच्चों में जो अच्छी बातें जा रही हैं, जो सकारात्मकता उनके पास पहुंच रही है, उसमें हम सब का बड़ा योगदान है, मैं ये कहूँगा। मैं बाल साहित्य पे मतलब इतने उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि बाल साहित्य हमारे पहले जो श्रृंखला में हमारे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार देवेंद्र मेवाड़ी जी, दिव्य रमेश जी और संजीव जायसवाल जी आ चुके हैं। उन्होंने खुलकर बात की है, पूरे गहराई के साथ बात की है, बहुत शानदार बात की है बाल साहित्य पे कि किस तरह से बाल साहित्य को सीधे ही उनके ऊपर थोपना नहीं है, ना ही सीधी उनको बात समझानी है। वो समझे, खुद सोचे, खुद मनन करे, डायरेक्ट उनको उपदेश नहीं देने हैं। काफ़ी कह चुके हैं, हम भी बीच बीच में कहेंगे, लेकिन मैं आज बाल साहित्य के उस कॉन्सेप्ट को सामने लाने की कोशिश में रहूँगा कि बाल साहित्य हमारे बच्चों तक क्यों नहीं पहुँच रहा। बाल साहित्य लिखने का हमारा जो हम एक उद्देश्य लेके चले हैं, वो तभी पूरा होगा यदि हमारा बाल साहित्य बच्चों तक पहुँचे। सबसे मुख्य हमारे बच्चे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं पहुँच पा रहा है। चिंता का विषय है। सभी इस बात पर चिंता जताते हैं कि क्यों नहीं पहुँच रहा है, मानते हैं कि उस तरह से बाल साहित्य नहीं पहुँच रहा है। आज आप देखें, हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन से लेकर बहुत अच्छी नई टेक्निक्स से जुड़ी हुई हर वस्तु है। टीवी है, एलईडी, एलसीडी, कंप्यूटर, एंड्रॉयड फ़ोन, हर चीज़ अवेलेबल है। बच्चा वहाँ पे पूरी तरह से फोकस है, कार्टून देख रहा है। अच्छी बात है, हम भी बड़े ढूंढ ढूंढ के करते थे। हमारे टाइम में तो कार्टून होते थे डिज्नी उससे, लेकिन कॉमिक्स ज़्यादा हमने पढ़ी। कार्टून बड़े कम लिमिटेड समय में होते थे, किसी लिमिटेड समय के लिए होते थे। संडे को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि आधे घंटे के उस कार्टून शो को देखना ही है, चाहे कैसे भी हो। आज आपके पास 24 घंटे, 24x7, जिसको आजकल एक टैग दिया जाता है 24x7, पूरे सप्ताह भर में आपको कार्टून 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 देखने को मिल जाते हैं, और कार्टून भी तरह तरह के। लेकिन इन कार्टूनों में हिंसा ज़्यादा नज़र आती है। बच्चे को जो नकारात्मक भाव है, लड़ाइयाँ, हिंसा, गोलियाँ, यहाँ खूब सारे झगड़े, वही देखने को ज़्यादा मिलता है। क्या करें? इसके लिए बाल साहित्य का होना जरूरी है। बाल साहित्य भी वो जो सकारात्मकता की एक सोच पैदा करता है। एक समय वो था, हम जो नाना नानी दादा दादी की कहानियाँ थी,
देवेंद्र मेवाड़ी सर ने बड़े इंटरेस्ट के साथ एक पूरी कहानी बताकर उस बात को रखा, और कितना मज़ेदार वो उनका वक्तव्य रहा। बड़ी मज़ा आया उसको सुनकर। उन्होंने भी यही बात करी कि दादा दादी नाना नानी वाली कहानियाँ अब नहीं रही हैं। वो होती थी तो हम दादा दादी नाना नानी के पास बैठते थे। उनके पास बैठने का मतलब कि हम अपने बुजुर्गों के बिल्कुल नज़दीक बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे। जो कहानी के साथ साथ जो हमारे वार्तालाप होते थे, हम उसको अपने बुजुर्गों की जो मंशा होती है, बुजुर्गों का जो क्या वो सोचते हैं, क्या हमारे बारे में कहते हैं, या हम उनके बारे में क्या कहते हैं, उसका उसी वक्त रिप्लाई मिलते हुए हम उनके बहुत नज़दीक होकर एक तो कहानी का आनंद लेते थे, लोकोक्ति का आनंद लेते थे, पहेलियों का आनंद लेते थे, और किस्से कहानियों का आनंद लेते थे। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने बुजुर्गों बड़ों के नज़दीक रहते थे, उनके मन को समझते थे, उनके मन का पता होता था कि किस वक्त किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आज क्योंकि एकल परिवार परंपरा है, दूसरी बात अगर जहाँ संयुक्त परिवार भी बचे हैं, तो बच्चा आज बहुत, जैसे कहेंगे कि अपने स्कूल के वर्क से ही वो बाहर नहीं हो पाता है। अगर स्कूल के वर्क ट्यूशन से वो निकला तो उसके पास उसका मोबाइल है, जहाँ पे आज गेम्स ही गेम्स हैं। उसको एक कोने में बैठकर वो अपना पूरा टाइम बिता देगा, लेकिन खाने तक को भी छोड़ देगा। लेकिन क्या कहें कि बड़ों के पास उसके पास समय नहीं रहेगा। ये हमारा ही कहूँ कि फॉल्ट होगा कि हमने उस बच्चे को उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन क्या कहें, ये जो हर वक्त हर किसी भी समय अंतराल में जो परिवर्तन आता है उसी का नतीजा है। अभी वो दौर बहुत ख़तरनाक है जिसमें बच्चा जो है एकदम से इन गेम्स के प्रति इतना आकर्षित हुआ है कि वो उससे छूट ही नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं तो आज मैंने अपने बच्चे का, आज के हफ्ते भर से अपने बच्चे का फ़ोन छुपा दिया था, तो उसकी हालत देखने की थी। वो नहीं मान रहा था, पापा मुझे फ़ोन दो, मुझे खेलना है, थोड़ी देर के लिए दे दो। तो उसको फ़ोन अब देना पड़ता है, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, ये कह के कि थोड़ी देर आप खेल सकते हैं। पर कब तक? अभी तो ये हमारी ज़रूरत भी है, और इस ज़रूरत ने के बड़े दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं। तो हमें एक तो इससे बचते हुए बाल साहित्य की जो हमारा जो हार्ड कॉपीज़ हैं उनके ना आने का एक कारण ये भी है, जो घरों तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात, स्कूलों की अगर मैं स्थिति कहूं, जहां बच्चा पढ़ता है वो पाठ्यक्रम को तो बराबर पढ़ रहा है, चाहे दबाव में पढ़ रहा है, चाहे किसी भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ रहा है, या अध्यापक के दबाव के चलते पढ़ रहा है। लेकिन पाठ्यक्रम के अलावा क्या वो दूसरी पत्र पत्रिकाओं के नज़दीक जा पाया है? हमारे, अब ये कहना मैं कहूँ कि कोई गलत नहीं होगा, स्कूल्स की लाइब्रेरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर बंद रहती हैं। आप चाहे कह लो या उनकी उन अध्यापक की रुचि की बात करें कि वो रुचि या डर, वो कहते हैं किताबें गुम हो जाती हैं, बच्चे गुम कर लेंगे। लेकिन सबका प्रोसेस होता है। हमने अपने स्कूल्स में जितने भी स्कूल हुए, लाइब्रेरी को खुलवाया। अभी पिछले 2 स्कूलों की बात है, उन बच्चों का जो इंटरेस्ट था उसको देखकर बहुत मज़ा आया। लाइब्रेरी को खुलवाया गया, वहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट की और ये कहें प्रकाशन विभाग की और हमारे चिल्ड्रन ट्रस्ट की जो मैगजीन्स थी, और दूसरी जो बच्चों के लिए पत्रिका किताबें थी
बच्चों ने एक एक दिन में उसको पढ़ लिया। लाइब्रेरी खोली गई बाहर लगा के अपने बरामदे में, उन रोज़ किताबें नई से नई वहाँ रखी जाती थी, बच्चे पढ़ते थे। उनका इंटरेस्ट देखकर मज़ा आ गया। मेरे पास जितनी बाल साहित्य की मैगजीनें थी वो लेके गया, टेबल पे रखी, तो बच्चों ने उन में से जो कविताएं थी, कहानियां थी, दूसरी कोई ज्ञानवर्धक चीज़ थी, बातें थी, वो प्रेयर में सुनाना शुरू कर दी। एक बच्चे ने शुरू किया, दूसरा, दूसरे, तीसरा, तीसरे, चौथा, और आज के टाइम में अगर कोरोना काल ना होता तो 100% जो बच्चे थे वो लिख भी रहे थे और उन किताबों को पढ़ भी रहे थे। ये एक व्यवहारिक पक्ष है जो हमने जिया है, देखा है और उसको समझ पाए कि हम बच्चों के पास बाल साहित्य ले जाने में कितने पीछे हो गए। हम खुद ही नहीं चाहते कि बच्चों के पास किताबें जाएं। आप देखिए, बच्चों को किताब देकर देखिए, बच्चा इतने चाव से पढ़ेगा कि क्या बात, आप बोलेंगे कि मज़ा आ गया। आज हमारे स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छिम्यार के बच्चे देश भर की मैगजीन्स में छप रहे हैं। जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ के वहाँ से लिखना भी सीखा। ये बाल साहित्य को उन बच्चों तक पहुँचाने का था। वो ऐसे इंटीरियर एरिया में थे जहाँ पे उन्होंने अखबार भी मुश्किल से देखी थी। आज की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब उनके पास किताबें पहुंची बाल साहित्य की या दूसरी किताबें, मैं बाल साहित्य पे भी नहीं कहूँगा, और भी किताबें पढ़ते रहे बच्चे। जो भी उन्होंने किताबें पढ़ी, लोक कथाएं उन्होंने अलग अलग राज्यों की पढ़ी। जब उन्होंने पढ़ी, फिर उसका रिजल्ट जो सुनाया उन्होंने, हमें बहुत खुशी हुई कि बच्चे कितने मन से पढ़ रहे हैं उसको। रजनीकांत सर कह रहे हैं, हम सभी शिक्षक भी बच्चों को उस तरह प्रोत्साहित नहीं करते जो बच्चे रुचि और रुझान से पढ़ें। सही बात है रजनीकांत सर, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारा दायित्व तो हमारे पास भी है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं, अध्यापक की बात बच्चे बड़े एकदम से मानते हैं। माँ बाप की माने ना माने, लेकिन अध्यापक की बात वो मानते हैं। लेकिन खुद आगे आना ही होगा हमें। और मैंने आके देखा, बहुतों ने देखा, मतलब, पर मैं अपनी बात यहाँ कह रहा हूँ। बहुत सारे शिक्षक जो हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, बाल साहित्य को अपने अपने तरीक़ों से, अपनी अपनी योजनाओं से बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। अगर बच्चा खुद एक बार, उसको जब इंटरेस्ट जग जाता है, तो वो उन पत्र पत्रिकाओं से लेकर अपने समाज में हो रही सारी की सारी घटनाओं को बड़े अच्छे से छान छान के बड़ी गहराई से पकड़ता है, देखता है। मेरे पास सैकड़ों रचनाएं हैं बच्चों की। और देखो, इस बाल साहित्य को, जैसे बच्चों के पास मैं कह रहा था मैगजीन्स, इस स्कूल से पिछला स्कूल एक था, हाई स्कूल, वहाँ ये आज भी वे, मुझे उन बच्चों पे फ़ख्र है। क्या किया कि उनको मैगजीन्स लेके गए। वो भी ऐसे ही बिल्कुल साइड में था, क्योंकि आपको पता है हिमाचल जो है बहुत इसमें बहुत हार्ड एरियाज़ भी हैं, ट्राइबल एरियाज़ भी हैं। बड़े मुश्किलात के साथ हमें हर जगह पे पहुंचना होता है। तो यहाँ पर उस स्कूल में जो राजकीय उच्च विद्यालय वीणा था, उस स्कूल के बच्चों ने, जो मुझे आज मैं कहूँ कि उन बच्चों की वजह से मैं बहुत उत्साहित हुआ हूँ, प्रेरित हुआ हूँ उन बच्चों को देखकर। बच्चों में इतनी क्षमता है कि जब आप उनके बीच में जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, तो हम बोलते हैं, अच्छा, ये बच्चा क्या ऐसे भी सोच सकता है। लेकिन क्या है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको वो माहौल नहीं मिलता। मैं हालांकि उसमें गणित पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन हिंदी की तरफ रुझान होते हुए बच्चे को मैगज़ीन दी, अपनी मैगज़ीन्स दी। बड़ी हैरानी की बात है कि हफ्ते भर के बाद मुझे रिज़ल्ट
देखना शुरू हो गया। मैंने दो दो पत्रिकाएं, बहुत कम बच्चे थे तो दो दो या तीन तीन मैगजीन्स उन सबको आगे अलग अलग मैगजीन्स उनको पकड़ाई। और हफ्ते भर के बाद 3-4 बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमने कविता लिखी है। अरे उनकी कविताएं देखी, बेशक उनमें व्याकरण की गलतियां थी, लेकिन जो भाव थे उनके, लिखा उन्होंने अपने गांव के बारे में था, आम उनके वहाँ इलाके में होते थे, आम के बारे में लिखा, अपनी दादी के बारे में लिखा, अपने जो अपना स्कूल था उसके बारे में लिखा। 3-4 कविताएं मेरे पास आई, पर उनको देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने उनको शाबाशी दी और कहा कोई बात नहीं बच्चों, और भी लिखना। सबको कहा भी, प्रार्थना सभा में कहा कि बच्चों देखो, उन बच्चों ने कविताएं लिखकर मुझे दी, कितना मज़ा आया। और आप भी कुछ कर सकते हैं। जिसको कविता नहीं लिखनी आती, कहानी लिखें, कहानी नहीं लिखने आती तो पेंटिंग करें। मैं आप सबको बताऊं कि वो दौर जो था, वो साल भर का जो अंतराल था, बच्चों ने इतनी अच्छी रचनाएं दी मुझे। और वो बाल किलकारी हमारी एक मैगजीन है, बिहार से छपती है, तो वहाँ पे जो संपादक हैं उन्होंने इतने चाव से वो कविताएं लगाई। पहले वो अपने, क्योंकि उनका स्कूल भी है तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे, और बच्चों को पढ़ाने के साथ उस मैगजीन में लगाते थे। होता क्या था कि उसमें आती थी हिमाचल प्रदेश के बच्चों की रचनाएं। कितनी खुशी होती थी कि इस नोट बिल्कुल ऊपर हिमाचल प्रदेश के बच्चों की रचनाएं लिख के रखा है, और 4-5 बच्चों की रचनाएं। तो वहाँ के जो संपादिका मैडम थे, उन्होंने कहा कि पवन जी मुझे आपके बच्चों से बात करनी है, क्योंकि मेरे बच्चे आपके स्कूल के बच्चों के बारे में पूछते हैं। वीडियो कॉलिंग हुई, फ़ोन पे नहीं, उन्होंने कहा वीडियो कॉलिंग करनी है, आपके बच्चों के चेहरे भी देखने हैं, उनसे रूबरू होना है। तो बच्चों ने जब मैडम से बात की, कितनी खुशी हुई, इतनी मैडम इतने खुश, बच्चे इतने खुश। और वो उस पत्रिका के, उस बाल पत्रिका के हर अंक की समीक्षाएं भी करने लगे, अपनी बात कहने लगे। मैं कहूँ इतनी मैच्योरिटी एकदम से उन बच्चों में आई। वो मैच्योरिटी नहीं, उनके अंदर की जो चाह थी, मैं वो समझता हूँ वो पूरी हुई, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला था। मौका मिला, सब बच्चों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, चाहे कविता के माध्यम से, कहानी के लिए, चाहे पेंटिंग में। लेकिन इससे बड़ी बात जो इस दौरान हुई उस स्कूल में, मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि बाल साहित्य के साथ जब हम बच्चों को जोड़ते हैं, या लेखन के साथ बच्चों को जोड़ते हैं, तो उसके साथ हमें बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें और मिलती हैं। हुआ क्या कि उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी शिकायत हमेशा रहती थी कि ये बच्चे जो हैं, खैर मैथ्स का टीचर था तो मैथ्स वाले से थोड़ा डरते भी हैं। वैसे मैं ज़्यादा गुस्सा होता नहीं हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है, मैथ्स और इंग्लिश वाले से ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मेरी बात को बच्चे मानते थे। उनको मैंने क्योंकि कुछ बच्चे काम नहीं करते थे स्कूल का, दूसरे विषयों का, और कईयों की लिखाई इतनी गंदी थी कि उनके अक्षर पढ़े नहीं जाते थे, बहुत सारी गलतियाँ। अब क्योंकि बच्चे सारे लिखने लगे थे, तो कभी ना कभी आए दिन किसी की कविता, किसी की कहानी, किसी का आलेख, जहाँ पिकनिक पे हम गए तो पिकनिक की बात लिख दी, कविता लिख दी, कहानी लिख दी, जो भी उन्होंने देखा संस्मरण लिख दिया। अब मुझे एक मौका, अब मैंने कहा अगला स्टेप किया जाए, तो मैंने क्या किया कि उन बच्चों को जो पढ़ते नहीं थे, उनको कहा आपको पढ़ना होगा। अगर दूसरे टीचर कहते हैं कि इसने पढ़ाई शुरू कर दी है तो मैं आपकी रचनाएं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। जिसकी लिखाई सही नहीं थी उसको बार बार ये कहने के लिए कहा कि मुझे ये जो कविता आपने लिखी है या ये आलेख जो आपने लिखा है, इसको ऐसा करो, साफ साफ लिख के लाओ। उस बच्चे ने एक दिन साफ नहीं लिखा, दूसरे दिन उसमें काफ़ी सुधार हुआ, उसके अगले दिन और सुधार, एकदम तो नहीं लेकिन
काफ़ी उसने बहुत बेहतर तरीके से उसमें उसने लिखा, उन बच्चों ने लिखा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो बच्चे स्टेज पर नहीं जाते थे, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, जो बच्चे स्टेज पर नहीं जाते थे। एक बेटी तो ऐसी थी कि जैसे आप फूंक मारें तो जैसे वो गिर जाए, इतनी पतली। लेकिन कोई टीचर भी बात करे तो हाँ या ना के अलावा कुछ उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, काम नहीं करती थी। लेकिन देखो, हैरानी तब हुई जब एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, मेरे पास बेटी आई कि सर मैंने भी भाषण देना है। मैं हैरान उसका चेहरा देखता रहा कि ये बेटी जो कभी बात तक नहीं करती, उसको बार बार 10 बार पूछेंगे तब हल्का सा कोई बात करेगी, उसने भाषण के लिए कह रही है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल। अच्छा लगा कि वो बेटी खुद आई मेरे पास। देखिए, एक छोटे से स्कूल में इतना सारा एक परिवर्तन आते देखकर मज़ा आ गया। तो उस बेटी ने भाषण दिया, वो बेटी उसमें थर्ड आई। बड़ी मज़े की बात, सब टीचरों ने कहा ये लड़की भी भाषण देगी। तो जब उसने भाषण दिया, चाहे उसने बड़े हल्के से लहजे में, ज़्यादा जोश के साथ नहीं दिया, लेकिन उस बेटी ने भाषण दिया। ये समझो कि एक टीचर की कामयाबी उसी में थी। ये सारा का सारा जो ये कहूँ कि जो हमारी उद्देश्य परिपूर्ण हुआ, वो इन किताबों के जरिए। किताबों में बच्चे ने खुद को देखा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ। किताबों में है, मैं भी तो यही सोचता हूँ, क्यों ना लिखूँ मैं। तो कितनी खुशी की बात हुई, और मेरे लिए वो बड़े गर्व के क्षण थे। सभी अध्यापक कहते थे पवन सर क्या हो गया, एकदम से बच्चे में इतना परिवर्तन। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी इसी बात को हमने एक नया रूप दिया, क्योंकि बाल साहित्य जो था बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है। बच्चों तक पहुंचा तो वो वैसे ही बड़ों तक पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बचपन में हम बच्चों तक बाल साहित्य की नींव को रखते हैं तो 101% ये कहा जा सकता है कि वो बाल साहित्य उनके ताउम्र साथ में चलेगा। बाल साहित्य नहीं तो साहित्य उनके साथ चलेगा, क्योंकि वो फिर पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जुड़ चुके हैं। वो उनके बगैर उनकी खुराक पूरी ही नहीं होगी। तो इसी खुराक को अभी ऋषि सर ने भी कहा कि बाल आपने एक पत्रिका शुरू की। बिल्कुल सर, हमने इसी की पूर्ति के लिए एक पत्रिका शुरू की। संभवतः वो हिमाचल की पहली पत्रिका रही, बाल पत्रिका शुरू की, जिसको हम पत्रिका नहीं कहेंगे, दीवार पत्रिका शुरू की। महेश पुनेठा जी हैं उत्तराखंड से, उनसे बराबर बातचीत होती रही, और एक कई दिनों से था, कई सालों से कह सकता हूँ कि पत्रिका निकालनी, लेकिन ऐसा माहौल नहीं मिला। लेकिन उस स्कूल में जहाँ पे आजकल मैं हूँ, वहाँ पे माहौल मिला। मेरे जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी हैं एसपी शर्मा जी, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, पवन करो आप, मैं आपके साथ हूँ। तो क्योंकि जब कोई आपका डीडीओ आपके साथ है, आपका बॉस आपके साथ है, फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उस पत्रिका के लिए कार्य शुरू किया। बच्चों ने उस समय लिखना शुरू कर दिया था। उस नए स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसमें लिखना शुरू कर दिया था। इतना अच्छी अच्छी रचनाएं आ रही थी। तय हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए। नाम रखा गया बाल उद्यान। 15 नवंबर को पत्रिका जो है वो शुरू हुई, 15 नवंबर 2019 को। और उस पत्रिका ने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिया, हमें तो दिया ही, बच्चों ने इतना कॉन्फिडेंस दिया, बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आया कि अगला विषय वो पूछते थे कि सर अब हम क्या लिखें। हमारे आसपास खूब सारी पहाड़ियां हैं, बादल, बर्फ, बारिश, सब कुछ, सारे मौसम हैं। तो बच्चों को ये कहा गया कि बच्चों ऐसा कीजिए
आप ना हर मौसम पे पहाड़ पे जो आपको यहाँ इस, क्योंकि वैली टाइप में है हमारा स्कूल, तो उस बात को लेकर भी आप अपनी रचना में लेके आइए। बच्चों ने वो तो लिखा ही, अपने दादा दादी की इंटरव्यू तक ली, उनसे उनके, देखिए बच्चों को जाने का एक, बच्चों के क्लोज जाने का एक बहुत बेहतरीन मौका इस बाल साहित्य ने दिया। मैं अभी शुरू में उसको बाल साहित्य कहूँगा, बच्चे और भी पढ़ते हैं हमारे स्कूल के, कि वो बच्चे क्या करते हैं कि उस मैगज़ीन के अलावा स्कूल से, अब क्योंकि हम देते हैं मैगज़ीन्स वगैरह, जो किताबें उनको पकड़ाते हैं, उन किताबों को लेकर वो पढ़ते हैं। उनको हमने क्या किया कि ये कहा कि बच्चों, क्योंकि पहले मैं गणित पढ़ाता था, अब हिंदी पढ़ाता हूँ, तो जो उनको असाइनमेंट्स दी गई छुट्टियों में कि आप ऐसा करेंगे, अपने बुज़ुर्गों के पास जाएंगे, स्कूल का काम आपने जो आप करेंगे वो तो करना ही है, लिखने को ज़्यादा नहीं दिया, पढ़ने को दिया उनको। तो मनु जी कह रहे हैं सही कहा, जो पहाड़ वासियों के पास है वो कहीं नहीं। बिल्कुल चमोली जी, ऐसा ही है। तो पहाड़ में सब कुछ, हर मौसम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये कहूँ कि उन बच्चों ने अपने बुजुर्गों के पास बैठ के उनको कहा था कि आपने 10 क्वेश्चन उनसे पूछने हैं, उनके पूर्व समय से लेकर अब तक के बता दिया था कैसे कैसे करना है। बच्चे जब स्कूल आए और उन्होंने उनके साथ चर्चा हुई, तो कई बच्चे रो पड़े कि सर हमारे दादा, देखो ना उस वक्त इतना पैदल जाते थे मंडी, इतना पैदल जाते थे सुंदरनगर, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते। और जो उन्होंने अपनी बातें सुनाई हैं कि हमारा बचपन कैसा था, बिल्कुल कपड़े फटे हाल थे, जूते नहीं होते थे ढंग से, और खाने पीने की चीज़ें नहीं थी उस तरह से जैसे आज है। तो कुछ बच्चे बड़े, उनकी आंखें नम भी हुई, उन्होंने अपनी बातें जब सुनाई। उन्होंने जब उसको लिखा, उनको वो होमवर्क की तरह था, जब उन्होंने लिखा तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग जो बैकग्राउंड था वो उनके लेखन में आया। क्या मज़ेदार बात थी। वो बच्चे, सबसे मेन मकसद जो था इसका ये हुआ कि बच्चे बुजुर्गों के पास बैठे, उनको कहा था कि लोक कथाएं आप उनसे सुनना, और हल्की सी संक्षिप्त कोई थोड़े से शब्दों में आपने उनको अपने उसमें लिखना भी है, थोड़े से लिखो, टाइम ज़्यादा है तो पूरी लोक कथा लिख के लेके आओ। बच्चे अपनी संस्कृति के साथ जुड़े, बच्चों के अपने बुजुर्गों के साथ जुड़े। क्या मज़ेदार वो समय था। मैं ये ज़्यादा और क्या बात कहूँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी पत्रिका निकली, दीवार पत्रिका बाल उद्यान, उसके भी 3 विशेषांक आ चुके हैं। तो 3 विशेषांक में अभी जो लॉकडाउन में बच्चे कहते रहे सर पत्रिका क्या बंद हो गई, मैंने कहा नहीं, ये मैं जुड़ाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर जो अभिव्यक्ति थी, वो अभिव्यक्ति क्या कहें कि वो उछल कूद कर रही थी कि कई दिनों से ना हमारी कोई रचना जा पाई है ना कुछ और। तो सब ने फ़ोन नंबर लेके, जो छोटी क्लासेस के +1 +2 का तो मेरे पास था, लेकिन 6 से 10th तक के बच्चों के साथ ग्रुप में जुड़े हम, क्योंकि व्हाट्सएप से ही आजकल काम हो रहा है, तो सब बच्चों से जुड़ाव उसी हिसाब से होएगा। जुड़े और बच्चों ने रचनाएं दी, और हमने विषय लिया इस बार का लॉकडाउन। लॉकडाउन पे बच्चों ने अपनी अपनी रचनाएं दी, क्योंकि दीवार पत्रिका बना तो दी, लेकिन बच्चों के साथ पास जाए कैसे। तो इसके लिए एक, क्योंकि महेश पुनेठा सर ने अपने उत्तराखंड में भी स्कूल के बच्चों की एक डिजिटल पत्रिका तैयार की थी, तो मैंने भी जैसे तैसे करके डिजिटल पत्रिका तैयार कर दी और हर बच्चे के पास पहुंची। इतने खुश हुए बच्चे कि आपको बता नहीं सकता। तो मैं यही कह रहा हूं कि बाल साहित्य, जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई पहुंच नहीं पा रहा है या बच्चे उसको पढ़ नहीं रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं।
हमें भी, अगर शिक्षक हैं हम तो बच्चों के बीच में हैं, बच्चों के बीच में हैं, तो बच्चों के बीच में रहकर हमें उनको इस तरह की कोई किताबें तो देनी चाहिए, इस तरह की बात तो उनके साथ करनी चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए। आप उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि अपने वक्तव्य से, अपनी बात से उनके बढ़ा सकते हैं। लाइब्रेरी हर स्कूल में, छोटा हो चाहे बड़ा स्कूल हो, पूरे मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में सब जगह लाइब्रेरीज़ हैं। स्कूलों में किताबें ज़्यादा कम हो सकती हैं, लेकिन लाइब्रेरी हर जगह है। लेकिन बात यही है कि आपको वो किताबें बच्चों के हाथों तक पहुंचानी है। वो कम से कम उनके पन्ने तो उल्टें। बाल साहित्य तभी तो पहुंचेगा, बाल साहित्य नहीं तो दूसरा साहित्य सब। लेकिन बच्चे हैं तो पहले हम शुरुआत मतलब बाल साहित्य से करें तो वो अपने आप खुद ढूंढेंगे किताबें, अपने आप खोजेंगे किताबों को। आजकल सारे जो क्या कहते हैं इंतजामात हमारे पास हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब ढूंढेंगे। लेकिन ऐसे पहाड़ी एरियाज़ में, हिमाचल जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड में भी ऐसे ही क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ एक बच्चों ने अखबार तक ढंग से नहीं पढ़ी है, उनके पास अगर हम बोलें कि, क्योंकि हमने देखा है कई बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है ऐसा, बच्चों उनको नहीं आएगा ऐसा, पहले ही अपनी राय रख लेते हैं। लेकिन उन बच्चों के पास इतना मैटर है, उनके मन में इतनी सारी कल्पनाएं हैं कि क्या कहें। जब आप उनसे बात करेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो लगेगा वाह क्या बात है। लेकिन पहल हमें करनी पड़ेगी। स्कूलों में तो पहल करें, लेकिन एक व्यक्ति जो है अगर वो पत्रिकाओं के साथ जुड़ा है, या साहित्यकार पत्रिकाओं के साथ तो जुड़ा ही है, शिक्षक जो है या साहित्यकार जो है, उसका एक दायित्व तो और बनता है कि अपने पड़ोस के बच्चों को तो कम से कम वो अपनी कहानी सुना के आ जाए, कभी उनको बिठाए तो सही, गप्पे लड़ाए उनके साथ। क्योंकि अगर आप उनके पास जाएंगे, देखो दो तरह का फ़ायदा होने वाला है। बच्चों के मनोभावों को आप समझेंगे, वो उनके मन में क्या चल रहा है वो समझेंगे। बच्चा आज का उस तरह का बच्चा नहीं है, पहले वाला भी नहीं था, कि पर सुविधाओं के अभाव के चलते की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज का बच्चा अपने मोबाइल से कुछ भी सर्च करके आपको सामने ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पकड़ा देगा कि कई बार हमें समझ नहीं आता है कि उसका जवाब क्या होगा। दिखती बात है, क्योंकि सर्वज्ञानी सभी नहीं हैं। तो आप एक काम बाल साहित्य के लिए ये कर सकते हैं कि जो आपके पास, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी की सारी पत्रिकाएं तो सब रखते नहीं होंगे, कुछ पत्रिकाएं जो आपके काम की नहीं हैं वो ले जाके आप आस पड़ोस के 5-7 बच्चों को ही देकर आओ। मैं कहूँगा कि वो बच्चे आपको खुद दूसरी जो उसकी प्रति है या अगली पत्रिका की डिमांड करने पहुंचेंगे, और आपको जो कहानी या कविता के बारे में सुनाएंगे उसका तो मज़ा ही कुछ और है। मैं जब दीवार पत्रिका लॉकडाउन में बना रहा था तो मैंने गांव के बच्चों को लिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे तो दूर थे, उनको नहीं बुला सकता था। तो घर के जो आसपास के जो बच्चे थे हमारे, उनको बुलाकर दीवार पत्रिका के बारे में बताया। पहले उनको बताया, फिर उनसे बनवाई वो पत्रिका कि देखो आप कैसे लगाएंगे। बच्चों ने इतना इंटरेस्ट के साथ काम किया और मेरे से एक प्रश्न पूछा कि किसी का चाचू था मैं, तो किसी का भाई, तो चाचू क्या हम भी ये दीवार पत्रिका क्या नहीं अपने गांव में शुरू कर सकते। देखो बच्चा कहाँ, अब उनके, क्योंकि उनको पता ही नहीं था किसी कॉन्सेप्ट का, तो वो आज से पहले उनके दिमाग में कोई बात आई नहीं। अब जब बात आई तो सीधे वो दीवार पत्रिका के कॉन्सेप्ट पे पहुँचे और कहा कि हम आपको अपनी रचनाएं देंगे। अभी प्रॉमिस किया है, आई नहीं है, लेकिन बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ उन जो दीवार पत्रिका थी उसको बनाया, और मैंने उनको मैगजीन्स दी, कहा कि एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना और पढ़ना है। अब वो बच्चे, अभी मेरी किताब, एक नई किताब आई हिमाचल का बाल साहित्य, मैंने वो बच्चों से ही उनका विमोचन करवाया उस किताब का,
और बच्चों को ही उसमें इन्वॉल्व किया। रचनाएं, कविता, कहानी, नाटक उन बच्चों से पढ़ा उन्होंने और बड़े मज़े से पढ़ा, खूब तालियां बजी। और बच्चों के जो चेहरे की चमक थी वो देखने के लायक थी। और वही बच्चे दोबारा से कह रहे थे कि ताया, चाचू, कब अब हमारी दीवार पत्रिका होगी। मैंने कहा आप रचनाएं दो, हो जाएगी। तो अभी रचनाएं उन्होंने 2 बच्चे मेरे पास लेके भी आए, तो थोड़ी कच्ची थी, लेकिन मैंने उनको दोबारा से ठीक करने के लिए कहा। वैसे दीवार पत्रिका में ऐसा हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि स्तरीय ही रचना हो, लेकिन जो भी है बच्चों ने शुरू कर दिया है काम। अब इसका आप फ़ायदा देखें ये ज़रूर कि बच्चा जो मेरे गांव के हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम सभी घर में हैं अभी, तो वो बच्चे आ जाते हैं कि चाचू, ताया, आपकी नई मैगजीन आई कोई? तो जो नहीं होती उनको पकड़ा देता हूँ, ये लो पढ़ो और इसको दूसरों को भी पढ़वाना। अगर पढ़ बैठेंगे तो मेरे पास ले आना, औरों को दे दूंगा मैं। आप देखिए जुड़ाव कैसे धीरे धीरे बच्चों का हो रहा है। और कल को मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि अगर ये बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ इसमें काम करेंगे तो ये बाल साहित्य के साथ क्या हर विधा के साथ जुड़ जाएंगे, ये मेरा मानना है। बाकी ज़्यादा क्या कहूँ, समय भी हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम जो साहित्यकार हैं इतना ज़रूर कर सकते हैं, जो टीचर भी नहीं हैं, कि महीने में 1 आध बैठक बच्चों के साथ करें। और उस बैठक में अगर आपके पास मैगजीन नहीं है तो प्लीज़ अपनी कहानी कोई, अपनी कविता तो सुनाएं। बच्चे बड़े मज़े से सुनेंगे, उनको तो चाहिए ही ऐसा। अब उनको वो दादा दादी, नाना नानी वाला माहौल नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं, जब यदि उनके पास पत्रिका नहीं है तो वो चाह रहे हैं कि कोई हमें ऐसा किस्सा सुनाए, कोई कहानी, कोई लोक कथा सुनाए या कुछ और बात सुनाए। लेकिन ख्याल ये रखें कि बच्चा जो है वो हकीकत से परे ना जाए। कल्पना, क्योंकि किसी भी रचना के लिए कल्पना अति आवश्यक है, कल्पना तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसको हमने हकीकत से भी परे नहीं करना है। दूसरी बात, बर्थडे हम फेसबुक में भी देखते हैं, आए दिन बर्थडे मनाए जाते हैं बच्चों के, हम खूब करते हैं। हम भी बच्चों को बर्थडे विश करते हुए उनके फ़ोटो डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसा कोई फ़ोटो ध्यान में रहा होगा जिसमें कि क्या कहें उसको, किसी भी माता पिता ने किताब कोई भेंट की होगी। अगर आप उस खिलौने के साथ साथ एक 20-25 रुपए की किताब भी उसको दे देते हैं तो आप भागीदार बन गए बाल साहित्य के उस तक पहुंचाने के। आपने एक बड़ा अच्छा काम किया। खिलौने तो बच्चे को चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जुड़ाव भी अति आवश्यक है। बचपन में जो नींव डल गई वो ताउम्र रहेगी। और साथ ही साथ कि बच्चे इतने इमेजिनेटिव भी होते हैं कि उनसे आप झूठ भी नहीं बोल सकते, तो जो बात सुनाएं उसको हकीकत के दायरे में भी रखें। साथ ही साथ एक और चीज़ ये कहूँगा कि जब आप बच्चों को लेकर बात कर रहे हैं तो उनसे इतना ज़रूर उनको भी अपने जो विचार हैं उनको क्या एक्सप्रेस करने की इजाज़त दें। ये ना हो कि आप ही कहते जा रहे हैं जैसे मैं कह रहा हूँ। अब ये तो होएगा ही, मुझे तो कहना ही है, यहाँ से कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ अपने गांव के। और उन गांव के बच्चों में अभी जो एक जैसे कॉम्पल निकलना शुरू हुई है, मुझे लगता है कि अगली बार जब बात होएगी तो शायद हमारे गांव महादेव से एक दीवार पत्रिका भी निकलेगी। इससे बढ़िया जुड़ाव और बच्चों का बाल साहित्य के साथ कैसे होगा।
मैं तो यही मानता हूँ कि क्योंकि बाल साहित्य कैसा हमें परोसना चाहिए, तो बाल साहित्य तो ऐसा हो कि उसमें मनोरंजन तो अवश्य हो, लेकिन वो हमें सच्चाई से भी रूबरू करवाता रहे। मनोरंजन के साथ उस सच्चाई से भी रूबरू करवाना है बच्चे का। हम बड़े तो भी साथ ही साथ उस प्रोसेस में चलते हुए हम भी उस से जुड़ते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बाल साहित्य पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत महसूस होती है। सभी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। सब बाल साहित्यकारों को खूब सारी बधाई, मैं बधाई यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ, शुभकामनाएं। बस यही एक काम रह जाता है कि हम इसके साथ साथ बच्चों को बाल साहित्य के साथ जोड़ें, क्योंकि मुख्य दायित्व तो हमारे पास है। हम उनके पेरेंट्स को कन्विंस करें, पेरेंट्स अपने बच्चों के पास जाएं। ये एक चेन बना के अगर काम करें तो बाल साहित्य हर जगह पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा, हर बच्चे के पास पहुंचेगा। वो उसको चाहे पढ़े, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसको लिखना ही, हमने लेखक ही बनाना है, लेकिन कम से कम क्या हलचल हो रही है बाहर, क्या सृजनात्मकता चल रही है, उसको वो जुड़े, वो लिखे या पेंटिंग करे या कुछ और करे, लेकिन कम से कम किताबों से दोस्ती तो उसकी हो। पाठ्यक्रम से तो हो जाती है, वो चाहे ज़बरदस्ती वाली है चाहे कैसे भी है, लेकिन यहाँ वो दोस्ती करे तो ऐसी दोस्ती करे कि वो दोस्ती ताउम्र छूटे ना। तो इसके लिए मैं सबसे अब हम सभी पेरेंट्स भी हैं, साहित्यकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी हमारे आदरणीय, मैं सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में भी, क्योंकि अंतिम बिल्कुल समय हो चुका है, तो सबका स्वागत है। और आप सब ने इतनी अच्छे से बात को सुना, बड़ी खुशी हो रही है। पर इतना ज़रूर है कि हम सब जो साहित्यकार हैं, मुख्य दायित्व तो अपने पास लेके चलें। तो ये जो बाल साहित्य की कड़ियाँ टूटती जा रही हैं, मैगजीन्स बंद हो रही हैं, या कुछ और तरह का जो है बाल साहित्य के बारे में कहा जा रहा है, वो स्वतः ही अपने आप सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बाल साहित्य पे आज मैं ज़्यादा अब नहीं कहूँगा। बचपन और बाल साहित्य, हिंदगी है ज़िंदगी, हिंदी है ज़िंदगी के इस कार्यक्रम में ऋषि जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ, और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऋषि जी ने बाल साहित्य को पहुँचाने का, घर घर तक पहुँचाने का, या अपने जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उन तक पहुँचाने का जो जिम्मा लिया है, वो बड़ी ईमानदारी से ये निभा रहे हैं। और इसी का ही परिणाम है कि हिंदी है ज़िंदगी या दूसरे कार्यक्रमों के तहत बाल साहित्य के विस्तार के लिए ऋषि जी बड़ी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ जुड़े हैं। ये बहुत ही सराहनीय पहल है, और मैं आप सब मित्रों का, साहित्यकारों का धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर आप सब प्लीज़ ध्यान में रखें कि किताबों को बच्चों तक कैसे भी